नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की भूमिका को लेकर हमारी चर्चा की अगली कड़ी में आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी जी। आपका परिचय करीब 3 दशकों से आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। कई बड़े संस्थानों में आप काम कर चुके हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का आपको अनुभव है। प्रिंट क्षेत्र में आपका अनुभव ज़्यादा रहा है। आपने मीडिया के कई दौर देखे हैं। हमारा जो बात करने का विषय है वो वर्ष 2009 से वर्तमान की पत्रकारिता की स्थिति पर है कि लोकतंत्र को मीडिया अब किस दिशा में लेकर के जा रहा है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। राजकुमार जी, 2009 से लेके उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2014 भी हुआ, 2019 भी हुआ, और अभी जो मीडिया की स्थिति है, कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, 2009 से 2013-14 के बीच तक तो स्थिति थोड़ी सी हम सही भी कह सकते हैं कि मीडिया लगातार परिवर्तनशील था। विशेषकर से ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आया और इस बीच जो है ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो सब सामने आई। तो एक तरह से एक नागरिक मीडिया भी हमारे बीच आया। तो अखबार वालों को भी ज़रूरत महसूस हुई कि केवल अब अखबार में सूचनाओं से काम नहीं चलेगा। अब उन सूचनाओं की उन्होंने वीडियो बनाने प्रारंभ की। उन सूचनाओं के लिए मेहमानों को बुला करके अपने ऑफिस में बाकायदा एक हॉल रखा, वहाँ बैठ के शुरू की गई। फेसबुक शेयरिंग चालू हुई खबरों की। कतरने जो थी उसकी इमेज निकाल करके बाकायदा उसको सोशल मीडिया में वायरल करने की कोशिश होती रही, अभी भी चल रही है। तो केवल अखबार के भी जो लोग थे वो ये इस भरोसे पे नहीं रहे कि केवल अखबार में जो छप गया उसको लिख करके छोड़ दिया जाए। वे लोग भी चाहते थे कि जो कुछ छपा है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वे लोग भी महसूस कर रहे थे कि अखबार जो है वो केवल एक बड़े साइज में नहीं रह गया, वो मोबाइल में सबके हाथ में आ गया। तो लोग सूचनाओं का विस्फोट इतना ज़्यादा होने लगा था या हो रहा है अभी। ये अलग बात है कि अब बहुत सारी गलत सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। कुछ शुरुआती दिनों में सूचनाएं थोड़ी बहुत सही आ जाया करती थी, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। तो हम देखते हैं कि अखबार वालों को भी ये महसूस हुआ कि नहीं भाई, हमें व्हाट्सएप पे रहना चाहिए, इमेज अपनी बिल्डअप करने के लिए खबरों की कतरने जो है उसको भेजना चाहिए, फेसबुक पे भी शेयर करना चाहिए, मेहमानों को बुला करके अपने ऑफिस में एक हॉल निकाल करके उसमें फेसबुक लाइव, कोई और लाइव, किसी विषय पे डिस्कस, आज चुनाव क्यों ज़रूरी है और युवाओं की भूमिका। तो अलग अलग, कभी मेहंदी बनाओ प्रतियोगिता तो कभी सावन झूले तक पर भी अखबार वालों ने चर्चा की, क्योंकि उन्होंने भी फील किया कि नहीं भाई, ये जो माध्यम है धीरे धीरे सशक्त होता जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 2014 तक तो स्थिति बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी की सरकार बैठने वाली थी, उसके कुछ पहले से कुछ आईटी सेल के लोग बड़े सक्रिय हुए और उन्होंने इस पूरे माध्यम को बहुत सशक्त तरीके से, कह सकते सशक्त तो शब्द सही नहीं होगा, बहुत गंदे तरीके से जो हो सकता है उसका बेजा इस्तेमाल किया। जो इतिहास था उसको बदला जाने लगा। जो ऐसी खबरें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे बीच आने लगी, और वो इतनी बड़ी संख्या में आने लगी कि लोग उन बेवकूफ़ी से भरी खबरों को, झूठी खबरों को ही सच मान बैठे। आज भी कई लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और अकबर ने ये किया, औरंगज़ेब ने ये किया और तैमुरलंग ने ये किया, चंगेज़ खान ने ये किया, आप इसका जवाब दीजिए करके लोग जवाब मांगते रहते हैं। और नेहरू तो खैर सर्वप्रिय विषय हो गए इस नए मीडिया माध्यम के। और हमें तो ये लगने लगा है कि यदि नेहरू नहीं होते तो ये जो नई केंद्र की जो सरकार चल रही है इनका क्या होता। तो नेहरू पे तो इतनी पोस्टें आती हैं कि पूछे मत, नेहरू पर, गांधी पर, सोनिया गांधी परिवार पर, राहुल गांधी परिवार पर। तो हम महसूस करते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन तो हुआ, जिसमें झूठी खबरों की एक बाढ़ जैसी आई। आप ये सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। जी जी जी, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, या मैं इसको उस मीडिया से अलग नहीं देखता, क्योंकि ये मीडिया भी जो है अब ये सोशल मीडिया की खबरों की चर्चा भी वो जो कथित तौर पे जो मुख्य धारा की मीडिया है उस पर भी होती है। तो इसको मैं अलग नहीं देखता। ये अलग बात है कि आज की तारीख में जो सबसे सशक्त और जानदार मीडिया है जिसको हम कह सकता हूँ तो वो नागरिक मीडिया ही है। अन्यथा जिसको हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ मीडिया कहते हैं, चाहे वो अखबार हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार उसकी विश्वसनीयता घटी है
और इकबाल जैसा कुछ रहा नहीं। किसी एक चैनल में यदि एक कोई खबर चलती है तो एक जैसी खबर चलती है, एक जैसी भाषा में खबर चलती है, एक जैसे संवाद में खबर चलती है। रात के 9 बजे कोई प्राइम टाइम कार्यक्रम होता है, मान लीजिए कोई बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, तो एक जैसे विषय पर होता है। पाकिस्तान को घुस के मारने की बात होती है, चीन को लाल लाल आँख दिखाने की बात होती है, सब कुछ एक जैसे होता है। तो वो सारा कुछ जो है वो लगता है कि फिर मतलब सारा कुछ बना बनाया है, सारा कुछ प्रायोजित है, सारा कुछ जो है वो शेयर होल्डर हिसाब किताब से चल रहा है कि सरकारें जो बोल रही हैं वो सारे के सारे लोग वही वही परोसे जा रहे हैं। तो मैं उस मीडिया की जो बात कर रहा हूँ, जो समाज का कथित मुख्य धारा का मीडिया, वो नहीं, इसी सोशल मीडिया से उठ करके भी खबरें वहाँ चलती है और बहुत मजबूरी में चलती है। अब तो बहुत मजबूरी में चलती है। अभी देखिएगा, जब गंगा में बहती हुई लाशें दिखाई दी तो कुछ दिनों तक तो खबरें नहीं चली, लेकिन वहीं जब मीडिया के भाई लोगों के परिवारों पे संकट आया, जो समाज के कथित मुख्यधारा के मीडिया के लोग थे, तो आप महसूस करेंगे कि फिर वो खबरें उसी ढंग से चलने लगी जैसी चलनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस रूप में भी है कि अब हमारे पास अच्छी सूचनाओं का भी विस्फोट है और बुरी सूचनाओं का ज़रूरत से ज़्यादा विस्फोट है। तो अब ये दर्शक को, ये पाठक को ये तय करना है कि उसमें से अच्छी सूचनाएं कौन सी है, उसको कैसे वो हासिल करेगा और बुरी सूचनाओं को कैसे नकारेगा, ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तर्कशील लोग हैं, वो ऐसी सूचनाओं का महत्व समझते हैं और उसमें से अपने लिए अपने काम की चीज़ निकाल भी लेते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पढ़े लिखे गँवारों की भी है, जो एक उसमें चली जाती है, जो एक कोमा में जिसको हम कह सकते हैं, जो एक ट्रेंड उन्होंने बना लिया है कि नहीं अब यही सच है, हमें देश बेचने वालों का सिर नहीं झुकने देना है, भले देश झुक जाए। राजकुमार जी, लोकतंत्र में मीडिया खुद को चौथा स्तंभ कहता है। तो आप मानते हैं कि मीडिया जनता की आँख और कान होता है, जनता को मुद्दों को समझने, उनमें विचारशीलता पैदा करने और नौकरशाही, भ्रष्टाचार, इस तरह के अपराध, लाल फीताशाही, जिस तरह की जो बुराइयां हैं समाज की, उनके प्रति जागरूक करने का काम करता है। ये मीडिया के सैद्धांतिक पक्षों में लिखा हुआ है। तो क्या मीडिया अपने इन उद्देश्यों को आज वर्तमान दौर में साकार नहीं कर पाए? देखिए, अब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये कोई चौथा खंबा जैसा खंबा नहीं रहा। अब इस खंबे पे गली कूचे के जो कुत्ते आ रहे हैं और टांग उठा के पेशाब करके जा रहे हैं, ये खंबा बड़ा दूषित हो गया है और जर्जर हो गया है। भरभरा के तो कई जगहों से गिर ही चुका है। जहाँ पर भी ये दिखाई देता है वो चित्रों में, विज्ञापनों में दिखाई देता है। माफ़ करिएगा, मेरी ये भाषा आपको गलत लग सकती है, लेकिन मैं अब इसको खंबा और बम्बू ये सब मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि, और इसके लिए मैं मतलब किसी और को दोष नहीं देता हूँ, खुद मीडिया को ही जिम्मेदार मानता हूँ। लगातार जो है वो एक आज़ादी के समय का जो मीडिया था, हम आज़ादी की बात ना भी करें तो जो एक आपातकाल के समय का जो मीडिया था, जो इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के समय जो मीडिया जो लड़ रहा था, जो बात के दिनों में जो लड़ रहा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा था, जो आदिवासियों की बात उठाता था, जो किसानों की बात उठाता था, अब वो नहीं। अब आप देखिएगा पूरे मीडिया में कहाँ है गाँव, किस अखबार में गाँव है? गाँव कहीं नहीं है। किसान आंदोलन है तो वो छोटी सी जगह पाते हैं किसान आंदोलन के लोग, क्योंकि वो खालिस्तानी ठहरा दिए गए इसी मीडिया के द्वारा। हैं, बेरोजगार हैं, जेएनयू के लड़के हैं, यदि वो हल्ला करते हैं तो वो आतंकवादी ठहरा दिए गए इसी मीडिया के द्वारा। यदि मान लीजिए कोई दूसरा है, डॉक्टर्स हैं, तो अब वो ईसाई समाज का प्रचार करने वाले प्रचारक ठहरा दिए गए इसी मीडिया के द्वारा। यदि मान लीजिए कोई बाबा रामदेव है और कोई लेले हैं, तो वही मीडिया के द्वारा ठहरा दिए गए हैं कि नहीं नहीं ये ईसाई समाज के प्रचारक हैं। आयुर्वेदिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया, डॉक्टर जिम्मेदार हैं कोरोना सभी मौतों के लिए, सर केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसकी व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। तो लगातार ऐसी चीज़ों पर मीडिया काम कर रहा है जिससे उसकी खुद की विश्वसनीयता दांव पर लग गई। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ इस बात को कि मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है, उसका ज़मीर बिक गया है, वो उद्योगपतियों के हाथों बिक गया है, वो सरकारों के हाथों बिक गया है,
वो जो है पूंजीपतियों के हाथों खेल रहा है। अब आपकी मीडिया में सांस्कृतिक खबरों के लिए कोई जगह नहीं है। अब कोई देश का बहुत बड़ा लेखक मर भी जाता है तो पता नहीं, कोई कोने काने में कोई जगह छोटी सी मिल गई तो मिल गई, अन्यथा दिखते नहीं हैं वो लेखक, नहीं दिखते, उनके पूरे कार्य नहीं दिखते, उनकी पूरी सृजनशीलता दिखाई नहीं देती। सालों वर्षों तपस्या साधना करने वाले रचनाशील लोगों के बारे में आपके पास कोई एक पेज नहीं है। आपके पास पेज है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उसकी मौत के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, अर्णव गोस्वामी जैसे मूर्ख आदमी के लिए। आपके पास पेज नहीं है, आपके पास जगह नहीं है बलात्कार की खबरों के लिए, झूठी खबरों के लिए। ममता और नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई है उसमें भी यदि नरेंद्र मोदी परास्त होते हैं तो उसकी जगह नहीं है। कैसे एक औरत को हम परास्त कर पाएँ, उसके लिए बहुत सारी जगह हो जाएगी। तो मेरा कहने का ये है कि जनता का जो एक की जो भावना बनती है, जनता अपनी जिस आँख को बना करके चलती है, वो आँख तो कम से कम अब मीडिया नहीं है। यानी आपका कहना है कि मीडिया जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े होने का दावा करता है, ये दावा वर्तमान दौर में गलत है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन होंगे अच्छे पत्रकार हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो अभी भी जा रहे हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं, अभिशार शर्मा जैसे पत्रकार हैं, और भी कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो उतने तरीके से तो वो नहीं कह सकते अपनी बात को, लेकिन फिर भी मुठभेड़ कर रहे हैं। इस खौफनाक समय में उनकी मुठभेड़ जारी। और भी ग्रामीण अंचलों में कुछ पत्रकार होंगे, कुछ हैं छोटी छोटी जगहों पर काम करने वाले लोग हैं जो अभी भी इस पूरी अव्यवस्था से मुठभेड़ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आप पाएंगे कि वैसे नहीं हैं जैसे मीडिया के लोगों को हो जाना चाहिए था, जो मिशन हो जाना चाहिए था, जो जिस मिशन के तहत उनको काम करना था, वो तो नहीं दिखाई देता। अब तो मुझे सारे लोग जो है बिकाऊ नज़र आते हैं और बहुत अफसोस हो रहा है सब बात को, क्योंकि खुद भी मैं मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो छत्तीसगढ़ में भी मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है। यहाँ मैं किस अखबार की बात करूँ? कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो अपने उसमें पूरे उसमें कोई अच्छी खबरें दिखाता होगा। किस चैनल की मैं बात करूंगा? सारे चैनल जो हैं वो कोई फ्रेंचाइजी में है। किसी ने चैनल की फ्रेंचाइजी इसलिए ले ली कि उसका बीड़ी पत्ती का कोई कारोबार है, किसी का जो है बिजली का घर है, कोई सरसों का तेल प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी को खैनी बेचनी है, तो किसी को कुछ और बेचना है, कोई पुराने भवन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो कैसे करेंगे? तो ये तो सब कोई उद्योगपति जो है वो घाटे में था। पुरानी रमन सिंह की सरकार के खिलाफ खूब खबरें चलाया करता था, अब खबरें नहीं चलती क्योंकि अब सरकार ही नहीं रही, तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से जो सारा मीडिया है वो अपनी सुविधाओं की रजाई में घुसा हुआ है और चंद टुकड़ों में, चंद टुच्ची सुविधाओं के एवज में उसने अपना ज़मीर बेच दिया है। और उसके बाद आप जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? जनता अभी भी जो है वो इनके भ्रम में कभी इस चैनल को, कभी इस अखबार को, कभी इस अखबार को, तो कभी उस चैनल को, तो कभी इसको उसको देखते रहती, पढ़ते रहती है और एक अपना दिमाग बनाते रहती है। और उसमें से जो वैक्यूम पाता है, जो घुस जाता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बार बार के बोले हुए झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है, तो जनता उस तरफ हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी और एक अच्छा मीडिया आएगा। और मैं आशान्वित हूँ कि इसी नागरिक मीडिया में से आप देखिएगा, मतलब आज आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए और इस बात को लिख कर के भी रख लीजिए कि इसी नागरिक मीडिया में से कुछ लोग, अच्छे लोग निकलेंगे। ये हो सकता अलग से कि ये मीडिया के लोग वही हों जो मुख्यधारा की, कथित मुख्यधारा की मीडिया से परेशान हों, प्रताड़ित हों, सताए हुए लोग हों और इधर काम कर रहे हों। लेकिन बदलाव तो इसी नागरिक मीडिया की ओर से ही होना है, ये आप लिख के ले लीजिए और देर सवेर होगा। मीडिया न पक्ष का माना जाता है न विपक्ष का माना जाता है, वो जनपक्ष का होता है। चुनाव के समय जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो होते हैं, चुनाव से पहले मीडिया जिस तरह का सर्वे करता है, वोटर का हिसाब लेता है, अलग अलग इलाकों में, संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के लेखा जोखा पेश करता है, आपको लगता है कि मीडिया की इन रिपोर्ट्स से चुनाव के समय जनमत निर्माण करने में कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक तो जो शब्द आपने कहा ना कि जन का पक्ष होता है मीडिया, मैं मानता हूँ कि उसको जन का पक्ष होना चाहिए, लेकिन वैसा तो वही पक्ष होता नहीं, वो सरकार का पक्ष ही होता है। तो जनता का कोई पक्ष तो होता नहीं है। पर एक बात मुझे ये भी लगती है कि मीडिया ही नहीं, बहुत सारे लोगों को
ये तय करने का समय आ गया है कि वो किस तरफ खड़े हैं। यदि ये कोई कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, निष्पक्ष मीडिया हूँ, तो वो गलत कहता है। कि चुनावों को प्रभावित करता है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई मीडिया चुनावों को प्रभावित करता है। प्रभावित तो जनता को जो प्रभावित करती है चीज़ें, वो आंदोलन करता है, वो लोगों की घुसपैठ करती है, लोगों का सघन जनसंपर्क करता है। मीडिया सिर्फ उसमें एक छोटी सी सहायक भूमिका में होता है, पर वो इतना कोई बहुत हलचल पैदा कर देगा ऐसा नहीं है। हमने देखा है, बंगाल के चुनाव में ही देखा है, अरबों खरबों रुपए मोदी सरकार के कवरेज के लिए फूके गए थे। हर दिन हम देख रहे थे टीवी पे, इस पे, लेकिन अंततः हुआ क्या? लोग तो ये भी मान के चल रहे थे कि ममता जो है तीसरी बार रिपीट नहीं होगी, और तीसरी बार किसी सरकार का रिपीट हो जाना तो मतलब ये है कि सत्ता विरोधी लहर तो चल ही रही होगी। बावजूद इसके पिछली बार जो 211 सीट उन्होंने पाई थी, उससे ज़्यादा 2 सीटें और पा करके वो आगे आ जाती हैं। तो उसमें मीडिया क्या कर लेता है? आपकी मीडिया की कोई ऐसी भूमिका होती नहीं है। एक भ्रम जैसा रहता है कि मीडिया कुछ कर, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे झुंड में जब सूअर होते हैं, तो यदि सूअर हुंकारा लगाए तो उस आवाज़ का थोड़ा सा असर होता है। तो यदि एक साथ सारा मीडिया जब कुछ एक ही एक बात करता है, तो फौरी तौर पे कुछ होता है कि थोड़ी बहुत कोई हलचल हो जाती है। जैसे हम किसी शांत पानी में एक पत्थर मार दें, तो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और इस नहीं होने की एक वजह है माधव जी, नहीं होने की वजह सिर्फ इतनी है कि इस मीडिया का वो इकबाल नहीं रहा, इस मीडिया का वो भरोसा नहीं रहा। मैं बहुत नकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वही बात आपसे कर रहा हूँ कि अब मीडिया भरोसे के काबिल नहीं रहा। कोई भी मीडिया, किसी भी तरह का मीडिया भरोसे के काबिल नहीं रहा। हाँ, अब पक्ष का मीडिया हो सकता है कि ये सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करने वाला मीडिया है, ये सांप्रदायिकता का साथ देने वाला अर्णब गोस्वामी का चैनल आर भारत है, ये रवीश कुमार का प्राइम टाइम है जो एक प्रकार से धुलाई केंद्र का काम कर रहा है, ये अजीत अंजुम साहब हैं जो जाते हैं जाके काम करते। सबका अपना अपना एक पक्ष हो गया है, और ये मान के चलिए कि ये आपने कहा सबका अपना अपना पक्ष हो गया, यानी ये अपनी ढपली अपना राग हो गया है। तो इसमें जनता कहाँ है? जनता तो देखिए है, और जनता, लोकतंत्र कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ, जनता तो है, और जनता अपना फैसला वो किसी ढपली पे, किसी राग पर नहीं सुनाती। जनता का अपना ही एक अलग राग होता है, जिसको ना तो कोई मीडिया वाला भाप पाता है, ना ही कोई ज्योतिष भाप पाता है। ये अलग बात है कि कुछ मीडिया के लोग ज्योतिष, भरत झुनझुन वाला टाइप का कोई ज्योतिष होते हैं ना, जो उस तरह का कोई एक उसके आसपास का कोई एक आंकड़ा बता करके ज़रूर ज्योतिषीगिरी करते रहते हैं, पर भाप कोई नहीं पाता। क्योंकि आपने एक सर्वे की बात कही थी ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मीडिया का कोई भी सर्वे सही नहीं होता। कोई जाता ही नहीं है उस ढंग से सर्वे करने, कोई गांव-गांव सर्वे करता नहीं है। 400, 500, 2000, 5000 लोगों के बीच सर्वे होता है, वही सर्वे दिखाया जाता है। हम तो अखबार में रहे हैं, हमें मालूम है। मैं जिस अखबार में रहा हूँ हर 2-3 महीने के बाद रमन सिंह की सरकार के लिए सर्वे ही होता रहता था, और वो हर सर्वे में रमन सिंह आगे ही रहते थे। लेकिन हमने देखा सर्वे अरवे कुछ नहीं होता है। वो सब सर्वे अरवे के बहाने सत्ताधारी दल के लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, और पैसे खाए जाते हैं, खुलेआम पैसे खाए जाते हैं। तो इस कान को इस तरह से नहीं उधर से पकड़ के काम किया जाता, पैसे खाए जाते हैं। सर्वे के नाम पे करोड़ों रुपए की डील हो जाती है कि हम आपके पक्ष में सर्वे दिखाएंगे, हम आपके पक्ष में ये बात करेंगे करके। जनता की आपने बात की, तो मैंने आपसे कहा कि जनता का अपना एक अलग राग होता है। वो किसी भी ढपली से प्रभावित नहीं होता कि कोई ढपली वाले ढपली बजा, तेरी चुन चुन पे मैं नाचे पायल, वो नहीं सुनता। उसका अपना राग होता है, उसका अपना एक सुर होता है, और वो कई बार वोट के दौरान बोलता हुआ दिखाई देता है बहुत मुखर होके, और कई बार बहुत खामोशी से अपना जवाब देता है, बहुत खामोशी से। आप देखिएगा, हम लोग लिखते हैं कि बार जनता इस बार शांत है, वोटर इस बार शांत है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लोगों को पता भी होता है कि शांत नहीं है, मगर जब ये वाक्य लिखा जा रहा होता है तो अखबार में, चूँकि मालिक के ऊपर दबाव है कि अब हमें इस पार्टी का साथ देना है, तो क्या करें सर, पार्टी तो बदल रही है, तो कुछ नहीं करना है, हमें शांत रहना, जनता शांत है लिख दो, तो जनता शांत हो जाती है अखबार में। अखबार के नवीस के लिखे हुए कलम से जनता शांत हो जाती है, जबकि जनता शांत नहीं होती। तो जनता अपने ढंग से जवाब देती है। और देखिए, बंगाल के चुनाव में उसने जवाब दिया, यूपी के पंचायत चुनाव में उसने जवाब दिया, और तमिलनाडु में जवाब दिया, केरल में जवाब दिया, जहाँ जहाँ जवाब, पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जवाब दिया था, मध्य प्रदेश में जवाब दिया, राजस्थान में जवाब दिया था।
मैं आपको इसी संदर्भ में थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। वर्ष 2009 में जब यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय एक रिपोर्ट आई थी सीएजी विनोद राय की। वो रिपोर्ट उस समय सत्य मानी गई और बाद में उस रिपोर्ट को कहा गया है कि वो रिपोर्ट ही जाली थी, जो किसी तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उसी रिपोर्ट में 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कई तरह की चीज़ें निकल के, घोटाले निकल के आए। और उसी समय अन्ना हजारे जन लोकपाल को लेकर निकल के आए, केजरीवाल उसी समय निकल के आए, बाबा रामदेव निकल के आए। और उसी समय 2012 में दिल्ली में वो निर्भया जो गैंगरेप कांड हुआ वो हो गया। 2010 में ही सोशल मीडिया का हिंदुस्तान में आगमन हुआ था, क्योंकि 2009 में पहली बार स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे भारत के अंदर। उसी समय 2011-12 के दौर में, दिसंबर 11 और 12 की जनवरी के दौर था, जब मिस्र के तहरीर चौक पर फेसबुक के माध्यम से एक नई क्रांति लिखी जा रही थी। तो आपको नहीं लगता ये पूरा घटनाक्रम टीवी चैनलों पे, खासकर न्यूज़ चैनलों में जब ये दिखाया गया था और एक के बाद एक कड़ियाँ आपस में जुड़ती जा रही थी, और एक बड़ा जनसैलाब जो दिल्ली में हमने देखा था, जो महीनों चला था, और उसकी परिणति थी कि कांग्रेस की सरकार अगले चुनावों में गिर गई। तो क्या वो मीडिया का एक बड़ा रोल नहीं था? नहीं, वो देखिए, वो स्वस्फूर्त रोल नहीं था, जिसको एक स्वाभाविक भूमिका कहते हैं। फिल्म अभिनेता संजीव कुमार स्वाभाविक भूमिका करते थे, उनका अभिनय भी स्वाभाविक है। दिलीप कुमार साहब स्वाभाविक अभिनय करते हैं। मगर मैं प्रेम चोपड़ा से उम्मीद करूं कि वो स्वाभाविक भूमिका कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। तो मीडिया की भूमिका यहाँ पर कुछ प्रेम चोपड़ा जैसी थी, वो बहुत स्वाभाविक भूमिका नहीं थी उसकी। आप देखिएगा कि जो कड़ियाँ जुड़ने की बात आप स्वयं कह रहे हैं, तो कड़ियाँ तो जुड़ रही थी। आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि कड़ियाँ जुड़ रही थी। कहाँ से कहाँ 2009 के बाद से वो सोशल मीडिया क्रांति होती है, स्मार्टफोन आता है, फिर वो बाबा रामदेव भी आते हैं, सलवार पहन के भागते हैं, फिर वो अन्ना हजारे भी आते हैं, लंबे समय तक के आंदोलन करते हैं, फिर केजरीवाल की उत्पत्ति होती है उस मंच से, और कई बड़े बड़े लोगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन मुद्दों को जनता का मुद्दा बनाकर के मीडिया ने जिस तरह से पेश किया, उसका एक जनमत निर्माण पे चुनाव से पहले असर रहा या नहीं रहा? देखिए, बिल्कुल रहा। नहीं रहते ही तो सरकार गिरती क्यों? जाहिर सी बात है कि लोगों ने उसके पीछे, एक पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसको अब जाकर समझा। जिस बात को दिग्विजय सिंह बहुत पहले, जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो कह रहे थे दिग्विजय सिंह कि ये आरएसएस का आदमी है, उसको समझने में बहुत वक्त लग गया। वो आरएसएस का आदमी लगातार सो रहा है, हर 2-4-5 महीने में एक आध बार बोलता है लोकपाल के खिलाफ आंदोलन करूंगा, फिर जाके सो जाता है। और अभी कहाँ है किसान आंदोलन में, वो समझ में नहीं आ रहा। किसान आंदोलन में भी आंदोलन करने वाले थे अन्ना हजारे, पर नहीं गए। नहीं किया उन्होंने, अपने गांव में एक आध दिन भूखे रहे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग गए मिलने मुलाने, और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। वही रामदेव बाबा जो है, वो 30 रुपये पेट्रोल दिलवाने वाले थे, काला धन लेके आने वाले थे, निकल ही गए थे साइकिल लेकर के। कहाँ है रामदेव बाबा? अब वो डॉक्टरों से लड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर जो है वो पूरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। कोरोना में जो मौतें हुई उसके लिए सिस्टम नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, व्यवस्था नहीं, सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोई नहीं, डॉक्टर जिम्मेदार है। तो एक माहौल तो बनाने की कोशिश की गई और वो कोशिश सफल रही, अन्यथा वो सरकार क्यों गिरती? यहाँ तो प्याज पे गिर जाती है, फिर तो ये तो बहुत माहौल ही दूसरा था। आप प्याज बढ़ा दीजिए, प्याज से कई सरकारें गिर चुकी है, कई बार गिर चुकी है। दुर्भाग्य है कि इस बार नहीं गिर रही। अभी भी प्याज महंगा है, तेल महंगा है, खाद्यान्न सामग्री महंगी है, ये नहीं हो रहा है। अब तो लोगों को दिखता भी नहीं कि कोई प्याज महंगा है, कोई तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। वही स्मृति ईरानी जो है वो सिलेंडर लेकर निकल जाती थी, अब तो वो स्मृति ईरानी भी नहीं दिख रही। यानी आप कहने अब मीडिया महंगाई की बात नहीं करता है? नहीं, महंगाई नहीं, वो ऐसे किसी मुद्दे की बात नहीं करता जो जन का मुद्दा है। मैंने कहा ना, जिस तरह से कहानियों से गांव गायब है, जो आज जितने भी साहित्य में कहानियाँ लिखी जा रही है उसमें गांव नहीं है। पेपर से भी गांव गायब है, अखबार से भी गांव गायब है, खबरें गायब हैं। तो गांव नहीं है, सांस्कृतिक खबरें नहीं है, गंभीर विश्लेषण नहीं है, डेप्थ नहीं है, वो बातें नहीं है, राजनीतिक नेतार्थ नहीं है किसी भी। अब जैसे केन्या से अनाज आ गया, तो मैंने महसूस किया कि केन्या से जो अनाज आया उस पर बहुत सोशल मीडिया में लोग लिखना चालू किया कि वाह रे केन्या की दयालुता और दान देने वाले की दया देखिए, ये मत देखिए कि केन्या कोई गरीब देश है, कोई छोटा देश है। ये वो सवाल, ये एक भावनात्मक सवाल ये है मेरा कि केन्या से हमें मदद लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये सवाल कौन उठाएगा? जबकि हम
मोदी सरकार के हिसाब से तो बहुत बड़े आत्मनिर्भर हैं। हम तो इतने आत्मनिर्भर है कि हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं। हम तो दानशील, वैसे भी जो भारत की जो पृष्ठभूमि है वैश्विक वैदिक, वहाँ तो दान देने की परंपरा है। हम दान ले रहे हैं और कई छोटे छोटे देशों से ले रहे हैं, तो ये सवाल कौन उठाएगा? मगर जिन देशों से भी मिल रहा है तो नहीं नहीं, दान देने वाले की भावना देखिए, ये मत देखिए कि उसने चवन्नी दान दिया या अठन्नी दान दिया, ये चल रहा है। तो ऐसा ऐसे बात नहीं हो पाएगी। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का स्वरूप आप किस रूप में देख रहे हैं अभी? भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है? क्या मीडिया उसको मजबूत कर रहा है या उसको और ख़राब कर रहा है? देखिए, भारत में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो बहुत खतरे में है। और इसी सोशल मीडिया से फिर मैं अपनी बात को वहाँ पे लेके आता हूँ। खतरे में कैसे है कि आज सोशल मीडिया पर अंकुश और नियंत्रण की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि फेसबुक पे ये कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप की पॉलिसी, इंस्टाग्राम की पॉलिसी, दुनिया भर की चीज़ें और निगाहें रहेंगी। और कई फर्जी खबरें भी चल रही है कि वो लाल टिक हो जाएगा, पीला टिक हो जाएगा, सरकार आप पे मॉनिटरिंग करेगी, वेबसाइट पर नजरें। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं ये हथियार जो है लगातार मजबूत हो रहा है, सरकार के खिलाफ बात हो रही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो देश और विश्व के कई राष्ट्रों में है जो सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, अपनी बात, आपकी बात पर जवाब देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कोई बात होती, इस देश की न्यायपालिका सही ढंग से काम कर रही होती, तो शायद लोग सोशल मीडिया में उतने मुखर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की खबरों को से ही अपने जीवन की संतुष्टि को मान लिया करते। उनको लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने या इस कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, वाह वाह क्या फैसला, बहुत बढ़िया, शायद मुखर नहीं। इस देश का शायद चुनाव आयोग, जिसको कि भाजपा आयोग कहा जाता है, यदि वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा होता तो शायद लोग सोशल मीडिया पे इतने ढंग से मुखर नहीं होते। इस देश की सीबीआई यदि अच्छे ढंग से काम कर रही होती तो शायद मुखर नहीं होते। ईडी, आईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहा होता तो शायद लोग सोशल मीडिया में मुखर नहीं हुआ करते। लोगों का भरोसा पुलिस पर नहीं, कानून व्यवस्था पर नहीं रहा, न्यायपालिका पर नहीं रहा, चुनाव आयोग पर नहीं रहा। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तो कमज़ोर कर दिया गया। अब उसके बाद आदमी अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा? तो आदमी अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना दुख जो है वो सोशल मीडिया में व्यक्त कर रहा है और लगातार कर रहा है। और 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे होते हैं तो और बता रहा है, कस कस के बता रहा है, गाली दे दे के बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। क्या करेगा? तो दरअसल ये सारा गुस्सा जो निकल रहा है सोशल मीडिया पे, वो इन संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की जो बेहतर स्थिति है उसको कमज़ोर करने की वजह से। आप यदि मीडिया को वो आज़ादी देंगे, आज आप मीडिया को बोलने दीजिए, लेकिन आप मीडिया को बोलने नहीं देंगे, उसका विज्ञापन काट देंगे, उसके मालिकों के घर पे छापे डलवा देंगे, आप एनडीटीवी के घर पे छापे डलवा देंगे, मालिक के घर छापे डलवा देंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मानवाधिकार आयोग को ढंग से काम करने नहीं दे रहे हैं, आप चुनाव आयोग को ढंग से काम करने तो दीजिए। इनके जो वैधानिक अधिकार है उसी के तहत काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को काम करने दीजिए, जिला कोर्ट को, न्यायालय को काम करने दीजिए, फिर देखिए। फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई सोशल मीडिया जो है, इसी सोशल मीडिया में से आवाज़ उठेगी यदि कोई लिखेगा, बोलेगा क्या फालतू बात मत करिए, सुप्रीम कोर्ट का इतना अच्छा डिसीजन आया। तो ये चूंकि ये तमाम वैधानिक संस्थाओं को आप लगातार कमज़ोर कर रहे हैं, तो जनता निराश है, जनता गुस्से से भर भी रही है। निराशा का भाव उनके अंदर भरा हुआ, उससे ज़्यादा उनके भीतर एक गुस्सा पनप रहा है, तो वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया में निकाल रहे हैं। और आपने कहा कि विश्व के तमाम देशों में ये स्थिति, मैं कह रहा हूँ कि ये आभासी दुनिया ने ऐसी स्थिति पैदा भी की, मगर वही जब ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है, ट्रंप जैसी हस्ती का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता है, तो वहाँ क्या नागरिक सपोर्ट करता है। और यहाँ ट्विटर अकाउंट कंगना रनावत का बंद हो जाता है तो ये धमकी दी जाती है कि ट्विटर को देश में रहने नहीं देंगे। कोई नया स्वदेशी ब्रांड वाला ट्विटर लाने की तैयारी चल रही, कुक्कू उक्कू करके कोई है, उसको लाने की तैयारी चल रही है। तो कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता है, तो यहाँ पे जो कंगना रनावत के जो भाई बहन हैं बढ़ जाते हैं। मोदी साहब 3-3 दिन तक ट्वीट नहीं करते, ऐसी खबरें आती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भाई ट्विटर को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ट्विटर को वो करने की कोशिश की जाती है। कोई फर्जी टूल किट भी इस बीच सामने आ जाता है। जब ट्विटर कहता है कि नहीं, फर्जी टूल किट का इस्तेमाल किया गया है, तो दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप इस पूरे लोकतंत्र में
संवैधानिक संस्थाओं को जिनके असीमित अधिकार हैं, आप उनको स्वायत्तता नहीं देंगे, उनको हाथी के दांत वाला आयोग बना के रखेंगे, हाथी के दांत वाली संस्था बना के रखेंगे, हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ होते हैं ना, वो बना के रखेंगे, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। आपके हिसाब से मीडिया को क्या सुधार करना चाहिए और क्या भूमिका अपनी बदलनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र भारत में बना रहे और उसके विकास में कहीं कमी आई है तो वो और अग्रसर हो सके? देखिए माधव जी, बहुत निराशा है इस उपसंहार के साथ, बहुत ही निराशा है कि मीडिया को क्या करना चाहिए। सवाल ये है कि मीडिया को क्या करना चाहिए वाला प्रश्न नहीं रह गया, मीडिया को क्या नहीं करना चाहिए आप ये पूछिए। आपने सवाल थोड़ा सा ऐसा पूछ दिया कि क्या करना चाहिए। मैं क्या बता पाऊंगा कि क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ मैं बता रहा हूँ यदि वो नहीं करेंगे तो शायद मीडिया की स्थिति जो है वो उसमें सुधार हो जाए। मीडिया को जो नहीं करना चाहिए उसमें सबसे पहला क्रम तो ये है कि मीडिया बने रहना चाहिए, और वो तब तक बने रह सकता है जब तक कि वो दबावों के आगे नहीं झुकेगा, जब तक कि वो प्रलोभन के आगे घुटने नहीं टेकेगा, जब तक कि वो जनता की खबरों को खबरें मानेगा, जन को प्रमुख मानेगा, तब तक के मीडिया टिके रहेगा। जब तक कि वो नेताओं की चाटुकारिता नहीं करेगा, मीडिया टिके रहेगा। सच को सच दिखाए। देखिए, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए विज्ञापन या दूसरे थोड़े बहुत संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जगह मैं नेताओं को बुला करके उनको एडिटर बना लूँ। और अखबारों ने किया है। आज के हमारे एडिटर फलाने, आज के हमारे एडिटर फलाने सांसद, आज के हमारे एडिटर ये प्रधानमंत्री तक एडिटर होंगे किसी अखबार में, मुझे नहीं मालूम। कोई ना कोई एडिटर जो है नेता बन जाता है। अब नेता एडिटर बनेंगे जिस दिन अखबारों में नेता एडिटर जाके बनने लगे, भले गेस्ट एडिटर हों, तो क्या उसका इकबाल करेंगे आप? ये पत्रकार जिस तरह से राजनीतिक दलों में बीते कुछ सालों से शामिल हो रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, सरकार के सलाहकार की भूमिकाओं में भी आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पत्रकारों को राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न तो रहना ही चाहिए, और चेतना संपन्न नहीं है पत्रकारिता, इस वजह से तो सारा गुड़ गोबर है, कचरा है। पत्रकारों को राजनीति में आना ही चाहिए। भी एमजे अकबर आ सकते हैं, अरुण सूरी आ सकते हैं, और भी पत्रकार आ सकते हैं। आज़ादी के समय गणेश शंकर विद्यार्थी खुद बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया करते थे। राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न तो पत्रकारों को रहना ही चाहिए। ये अलग बात है कि उनके पक्ष पर सवाल उठ सकता है कि वो किस तरफ हैं, किस तरफ खड़े हैं। ज़्यादातर पत्रकार किस तरफ खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हैं। उस जगहों पर हरिवंश जी जैसे संपादक जो हैं वो राज्यसभा में क्या कर रहे हैं, हमने देखा। कि किसान बिल किस में पास हुआ, हमने देखा। तो बड़े पत्रकार यदि राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न है तो आते तो अच्छी बात है। राजनीतिक रूप से मजबूत रहने में पत्रकारों को क्यों नहीं आना चाहिए, लेखकों को भी आना चाहिए। क्या केवल कविता कहानी लिखते रहेंगे?